नेपाल में जो हो रहा है उसने पूरे एशिया का ध्यान खींच लिया है। नेपाल का जनजी अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सबको लग रहा है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट केवल सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ है, लेकिन नेपाल में लोगों को साफ दिखाई दे रहा था कि ये मामला सिर्फ ऐप से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रियासत छिपी हुई है। दोस्तों, नेपाल जिस आग में जल रहा है उस आग की चिंगारी 4 सितंबर से पहले ही उठ चुकी थी, क्योंकि इस पूरे मामले के पीछे थी एक हिडन स्टोरी, जिसकी वजह से जनजी का और नेपाल की जनता का वहां के सरकार से यानी वहां के सिस्टम से विश्वास ही उठ गया है। जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, उसी जनरेशन ने नेपाल में सरकार यानी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने में। आज हम जानेंगे कि ये जनजी रिलेंट है क्या, कैसे शुरू हुआ और कौन है इसके पीछे। दोस्तों, 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने एक झटके में 26 बड़े ऐप जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे ऐपों पर बैन लगा दिया था। इसके बाद 8 सितंबर 2025 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसमें से ज्यादातर लोग 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जनजी कहा जाता है। युवाओं ने स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर उतरे थे। इसी प्रोटेस्ट को हामी नेपाल की एक संगठन ने मुख्य रूप से सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज किया था और प्रोटेस्टर काठमांडू के बीच में मौजूद मंत्री घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरे तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर को रोकने के लिए, जिसके बाद पुलिस वाटर कैनल, टीयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्रैश देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर वही पुलिस जो करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर शुरू कर देती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर से, जिसकी वजह से 19 प्रोटेस्टर यहाँ पर मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी होता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस तरह का तानाशाह देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही ये खबर फैलती है जनता में और लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते प्रोटेस्टर की संख्या से पूरी की पूरी सड़क भर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर में कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोटेस्टर और बढ़ते जाते हैं। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवाल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के पीछे का कारण सोशल मीडिया में बैन को बताया जाता है। ये कारण तो है ही, लेकिन इसके अलावा कई बड़े कारण भी हैं, जैसे कि कॉरपोरेशन, सरकार की मिस गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन भी शामिल है। अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया को बंद क्यों किया गया। दोस्तों, नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कराने को कहा जाता है, जिस पर नेपाल की सरकार ने कहा कि ये फ्रॉड है और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन 5 बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी भी प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। इसके बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट भी अपने ऑर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने की अनुमति दे देती है, जिसके बाद 28 अगस्त 2025 को सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहती है कि अगर 3 सितंबर तक खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से 4 सितंबर को 26 बड़े सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया जाता है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने ये सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कंट्रोल बना सकें और जनता की आवाज को दबा सकें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार के करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। एक तरफ यहाँ राजनीति करने वालों के बच्चे महंगे कपड़े पहनते, विदेशों में घूमते, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी बेरोजगारी और आर्थिक संकट से घिरा हुआ था, जिनके पास ट्यूशन फीस और नौकरी के अवसर सिर्फ सपने की तरह लग रहे हैं। यहाँ नौकरियाँ बहुत कम मिल रही हैं, जिस कारण से लोगों को दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। नेपाल की हालत इतनी खराब है कि हजारों लोगों को केवल पैसे के लिए रसिया और यूक्रेन के युद्ध में लड़ने के लिए जाना पड़ा, जहां उन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही आगे की लाइन में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है।
जो चंद पैसों के लिए मौत को गले लगाते हैं। ये सब देखकर भी नेपाल की सरकार खामोश थी, जिसे देखकर लोग आवाज उठाने लगे और पीओपो किड्स ट्रेंड चल गया, जहां राजनीतिक परिवारों के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ गया। इस वीडियो में सिर्फ आम नेपालियों को रोज की आने वाली परेशानियों और राजनेताओं के लाइफ स्टाइल को दिखाया जाता था, इसीलिए सरकार वहां जानबूझकर सोशल मीडिया को बैन करवा दिया है। अब हम जानते हैं कि सामान्य सा प्रोटेस्ट हिंसा में कैसे बदला। दोस्तों, अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे प्रोटेस्टर्स पर जब पुलिस सुरक्षा बलों द्वारा टीयर गैस, रबर बुलेट्स और लाइव अपॉइंटमेंट्स हमले किए गए, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई और अनेक लोग घायल हुए, तो ये प्रोटेस्टर हिंसा का रूप ले लेते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सांसद भवन, सरकारी दफ्तरों, सुप्रीम कोर्ट के साथ कई राजनेताओं के घरों, लग्जरी होटलों तक को आग लगा देते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया बैन को कुछ समय बाद वापस ले लिया जाता है, क्योंकि विरोध बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, बैन हटाना आंदोलन को शांत नहीं कर सका, क्योंकि युवाओं की नाराजगी सिर्फ उस निर्णय से नहीं थी, बल्कि गहरी सिस्टमैटिक समस्याओं से थी। भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और प्रभावशाली लोगों के राज से थी इस आंदोलन का परिणाम और राजनीतिक बदलाव। दोस्तों, नेपाल के लोग इतना परेशान हो गए थे वहाँ के राजनेताओं से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे हैं। मोनार्की यानी जनता के द्वारा चुने गए किसी भी पॉलिटिशियंस के पास नहीं थी, बल्कि एक राजा के पास होती थी। नेपाल के आखिरी राजा किंग ज्ञानेंद्र सिंह थे, जिन्हें 28 मई 2008 को सत्ता से हटा दिया गया था। इस आंदोलन का परिणाम यही हुआ कि नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और संसद को भंग किया गया। बाकी अभी नए चुनाव की तारीख निर्धारित नहीं हुई। यहाँ एक अंतरिम केयर टेकर की बात हो रही है, सुशीला कार्की, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। इसके अलावा नेपाल की जनता ने न्यायिक जजों और सरकार के खिलाफ जवाबदेही की मांग को तेज किया है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे मामले में जनजी की क्या मांगे हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की आज़ादी, सोशल मीडिया में बोलने और अपनी आवाज पहुंचाने की आज़ादी मांग रहे हैं। नेपाल के युवाओं का कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, उन परिवारों और राजनेताओं से जवाबदेही हो जो शक्ति में मिसयूज कर रहे थे, न्याय और आर्थिक अवसर मिले जिससे रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके साथ ही सरकार, न्यायपालिका, पुलिस में सुधार किया जाए ताकि आम आदमी उन पर भरोसा कर सके। देश या संविधान की स्थिरता की चुनौती, जब सांसद, न्यायालय, सरकारी इमारतें प्रभावित हों तो राज्य व्यवस्था प्रभावित होती है। संभावित भविष्य, चुनाव संपन्न होंगे निर्धारित तारीख पर अगर शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। समय सीमा लगाई गई है। नए चुनाव नेतृत्व को अवसर मिल सकता है, चाहे वो युवक प्रतिनिधित्व या नए दल हो, या मुक्त होकर पुराने दलों में बदलाव भी हो सकते हैं। अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े तो संवैधानिक सुधार भी हो सकते हैं। सामाजिक मीडिया कानूनों में बदलाव, सुरक्षा बलों के कामकाज में प्रदर्शित भी हो सकती है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।